तुम ठीक कह रही हो ताई जान, लेकिन एक बात बताओ, गुरनी से शादी करके जो पीढ़ी अस्तित्व में आएगी उसकी स्थिति क्या होगी? मैंने ताई जान की आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे सवाल पर ताई जान की आंखों का रंग बदल गया, लेकिन वह जल्दी ही अपनी स्थिति पर काबू पा लिया। एक पल के लिए वह चुप रही, फिर उसने ठंडेपन से कहा, कुछ मामलों में मेरा ज्ञान अभी भी अधूरा है, फिर भी कुछ बातों का विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गुरनी के बारे में मैंने आपको जो सलाह दी है वह आपके हित में है। मैंने पूछा अर्शम की असलियत क्या है, तो उसने उल्टा पूछा इंसान की असलियत क्या है। लेकिन मैं उनके सवाल से प्रभावित नहीं हुआ। मैंने तुरंत एक खतरनाक सवाल पूछा, आप थोड़ी देर पहले कहाँ थे? मेरे सवाल पर ताई जान की भौहें तन गईं, लेकिन फिर उन्होंने कहा, क्या ये सवाल बेतुका नहीं है? मैंने उत्तर दिया कि ये प्रश्न मेरे जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तब ताई जान ने जवाब दिया कि मैं सुबह से अपने घर में हूँ। ताई जान, कुछ समय पहले आप अर्शम के रहस्यमयी महल के तहखाने में थीं। आपको अर्शम और मेरे बीच पिछली मुलाकात के बारे में विवरण पता होना चाहिए। जब उन्होंने मुझे खाना परोसा तो उसमें लंबे लंबे कीड़े तैर रहे थे। क्या आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं? क्या आप बकवास कर रहे हैं? यहाँ मेरा एक कर्मचारी इस बात की गवाही देगा कि मैं सुबह से घर पर हूँ। मैंने जवाब दिया कि मुझे यकीन था कि आपके सभी नौकर इस बात की गवाही देंगे, लेकिन मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्शम के महल के तहखाने में मिला था और तुमने मुझे सुमनाबाद के मकान की पूरी जानकारी दी। आपने मुझे मेरी दादी के बारे में भी कुछ बताया। ताई जान ने कहा, इसका मतलब है कि मैं अपने ज्ञान में आगे बढ़ रही हूँ और वे मुझसे डरते हैं। मेरे बच्चे, सुनो, मैंने जो कहा है उसे ध्यान से सुनो। यदि ऐसा कुछ है जो आपने मुझे कुछ समय पहले कहीं और देखा है, तो आपने वास्तव में मुझे नहीं देखा है। जो ज्ञान मुझे मिल रहा है और जिस ज्ञान में मुझे मेहनत के बाद सफलता मिल रही है, कुछ रहस्यमय शक्तियां नहीं चाहती कि मैं इस ज्ञान को पूरा करूं। वे रास्ता रोक रहे हैं। निश्चय ही गुरनी के हमदर्दों से मेरा कुछ नाता रहा होगा और उन्हीं की इच्छा से मैंने तुमसे कहा था कि तुम गुरनी से विवाह करो, तुम्हें लाभ होगा, पर जो हो रहा है वह अनुचित है और तुम्हारी हानि होगी। उठाने की, प्रिय महोदय, आप मेरे हमदर्द हैं और मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक बहुत ही अनुभवहीन लड़का हूँ। आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपने जो दोहरा रूप धारण किया है वह अद्वितीय है। एक तरफ आप ड्रेस बदलकर मुझे सलाह देते हैं और दूसरी तरफ खुद को इस रोल के लिए अप्रासंगिक साबित करते हैं। उस दिन भी तुम्हारे घर में ऐसा ही हुआ था, लेकिन इत्तेफाक यह है कि मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। मैं तुम्हें सतह पर लाऊंगा। प्रिय महोदय, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए था। अच्छा मार्गदर्शक है, लेकिन मैं क्या करूँ? आप एक बात से सहमत नहीं दिख रहे हैं। ताहिरा खानम ने गुस्से में कहा कि आप जरूरत से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। अपने आप को बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि तुझे इस भूथा घर से निकाल दूं और इस घर की तबाही को समाप्त कर दूं, परंतु तू नहीं मान रहा है। आप ताबीज के शिकार हैं और आपको भारी नुकसान होगा। क्या तुम होते हुए भी मुझे कष्ट होगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कठोर मत बनो और मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर मत करो। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन देखते हैं कि समय क्या फैसला करता है। वैसे आपका कार्यक्रम अच्छा है। आप मुझे रूपांतरित करते हैं और मुझे सभी तथ्यों से अवगत कराते हैं और मुझे अपने सर्कल में शामिल होने की पेशकश करते हैं जो खुरातुन के नेतृत्व में काम कर रहा है। लेकिन ताई जान, अब मैं गीती आरा बेगम से खुलकर विनती करूंगी कि मुझे हाजी साहब की मंडली में शामिल कर लें। तुम नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं हंसा और पीछे मुड़ गया। फिर मैंने कहा, इस ताबीज की इज्जत मेरे सिर पर है, नहीं तो मैं इसे अपने गले से उतार कर आपके गले में डाल देता और आपको मजा आता। आप क्या सोचते हैं? जब मैंने अपना हाथ ताबीज की ओर बढ़ाया तो ताई जान गुस्से से उठ खड़ी हुई। ताई ने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ कमीने। आज के बाद अगर तुमने मेरे घर के गेट के अंदर कदम रखा तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। बाहर निकलो, ताई चिल्लाई। मैं हंसता हुआ बाहर आया। बाहर जाकर मैंने मुर्शिद के लिए क्षमा की प्रार्थना की जो मेरी पूरी तरह से रक्षा कर रहा था।
मेरे अंदर एक भ्रम था। जो हो रहा था वह बहुत दिलचस्प था और मुझे अब इसमें मजा आने लगा था। बस इतना ही था कि मेरी बहन और मेरी माँ को कोई नुकसान न हो, और इसके लिए मुझे मुर्शिद से मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उनका दिया हुआ ताबीज मेरे लिए अमृत साबित हो रहा था। ये सारी बातें मैंने पहले अपने परिवार से छुपाई थीं। आज लौटने के बाद भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। निजी मामले अपने तक ही रहें तो बेहतर है। घर की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। फिर 2 दिन और बीत गए और कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जहीर ने कहा, साहब, वकील सरदार अली बेग हमारे साथ बैठक करना चाहते हैं। इसके लिए जगह तय करें। वैसे उन्होंने अपना ऑफिस ऑफर किया है, जहां आपको भाभी और सरफराज अहमद के सामने आना है। कब? मैंने सवाल पूछा। जहीर हुसैन ने कहा, मैं आपसे समय लूंगा और सरदार अली बेग से बात को अंतिम रूप दूंगा। मैंने कहा, आप समय ठीक कर दीजिए। जहीर हुसैन ने कहा कि तुम आज दोपहर 2 बजे के बाद मेरे पास पहुंच जाना। बेहतर होगा कि अफशा भाभी को भी ले लें। क्या आपने सरफराज साहब को बताया है? मैंने कहा था। जहीर हुसैन ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा है कि शहाब को वक्त कब मिल सकता है। ठीक है, मैं वहाँ 2:30 बजे पहुँच जाऊँगा। मैं अपने कार्यालय में नीचे प्रतीक्षा करूँगा। जहीर साहब ने कहा। मैंने इस बारे में संक्षेप में मम्मा को बताया तो मम्मा ने भी ठंडेपन से कहा, क्या वह कमीना जिसने बहरीन से आने के बाद से हमें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है? हाँ मम्मा, सरफराज भाई भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, यानी आप इस मीटिंग में पूरी गंभीरता के साथ हिस्सा लेंगे। हम देखते हैं कि सरफराज भाई कैसा व्यवहार करते हैं। मामा, हमें अपनी मर्यादा बनाए रखनी है। जहीर साहब के ऑफिस जाते हुए भी मैंने मम्मा को यही समझाया। जहीर हुसैन हमसे वादे के मुताबिक ऑफिस के बाहर मिले और हम उन्हें अपने साथ कार में ले गए। थोड़ी देर बाद हम वकील सरदार अली बेग के शानदार ऑफिस पहुंचे। वकील सरदार अली बेग छोटे कद काठी और सांवले रंग के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अच्छे शिष्टाचार के साथ स्वीकार किया। सायरा खानम के साथ हुमा खातून और उनके 3 बच्चे और सरफराज भाई भी थे। मैं आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। सरफराज भाई हमारे पास आए। आप कैसी हैं माँ? मामा ने ऊपर देखा और उन्हें देखा, फिर ठंडे बोलो, आपकी इच्छा के विपरीत ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरफराज भाई चिंतित थे। मम्मा ने उन्हें बैठने को नहीं कहा। वह वापस सायरा के पास गया। वकील सरदार अली ने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया था। कर्मचारी ने बोतलें परोसी और उसके बाद वकील साहब ने कहा, सुश्री अफशा बेगम, मैं आपसे स्वर्गीय इम्तियाज अहमद खान के बारे में बात करना चाहता हूँ। मृतक जो जायदाद, दौलत, जमीनें और प्लाजा आदि सब छोड़ गए हैं, उनमें से एक और सही आंकड़ा सामने आया है। सुश्री हुमा खातून, वह इम्तियाज अहमद साहब की दूसरी विधवा हैं और यह उनके 3 बच्चे हैं जो कानून के अनुसार इस संपत्ति को पाने के हकदार हैं। इस संबंध में ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम केवल इन संपत्तियों के वितरण की पुष्टि के लिए अदालत में जाते हैं या कोई अड़चन आएगी जिसके लिए हमें कानूनी सहायता लेनी होगी और हम इसे एक मामले के रूप में अदालत में ले जाएंगे। जहीर सर आपके वकील हैं। मैंने उनसे बात भी की है और यह मुलाकात उस श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। आप हमें उच्च न्यायालय में विरासत के कागजात पेश करने का आदेश दें और अपनी ओर से वितरण की पुष्टि करें, या आप इस पर आपत्ति करेंगे? केवल आपत्ति ही नहीं बल्कि हम इस दावे को चुनौती देंगे क्योंकि ये झूठा दावा है। मैंने गुस्से में कहा।